नमस्कार भाइयों, गुरुदेव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपने इंडिया में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो कि सेकंड हैंड कार लेना ही प्रेफर करते हैं, यानी उनका बजट ज़्यादा नहीं होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, पहले सेकंड हैंड कार लेते हैं, उसमें ड्राइविंग वगैरह सीखते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद ही उनका बजट बनता है तो वो न्यू कार खरीदते हैं। और अगर उनकी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं। लेकिन जो अपनी फर्स्ट कार को ही सेकेंड हैंड कार लेने वाला है तो उसके लिए कौन कौन सी दिक्कत आएगी सेकेंड हैंड कार खरीदते समय, इस सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर्ली बात करने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो सेकंड हैंड में किस बजट में कौन सी गाड़ी आपकी आ पाएगी, और अगर आपका बजट वो उतना है तो कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए उस पर्टिकुलर बजट के हिसाब से और गाड़ी के हिसाब से। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमारे इंडियन कार मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे स्टार्ट होती है। अब जैसे मेरे सामने ये मेरी ऑल्टो 800 खड़ी हुई है, इसका मॉडल 2013 का है, यानी 2013 और अभी 2025 चल रहा है, तो 12 साल अप्रॉक्सीमेट इस गाड़ी को हो चुके हैं। 12 साल में इसकी वैल्यू कितनी घट चुकी है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इससे ज़्यादा इसकी गाड़ी की वैल्यू नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि पहली बात तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी अब 2 साल में एक्सपायर हो जाएगा, वैसे रिन्यू हो जाएगा क्योंकि अभी नई पॉलिसी आई है कि 15 साल से ऊपर भी आप गाड़ी को रिन्यू करा सकते हैं। और वैसे डीजल गाड़ी को भी आप 10 साल से ज़्यादा चला सकते हैं, जो कि अभी दिल्ली में वैसा चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी इतनी साल पुरानी है तो क्या उसको लेना सही है या नहीं, इसके बारे में बात करता हूँ। जैसा कि मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ, पिछले 5 साल से ये गाड़ी मैंने भी सेकंड हैंड ली हुई थी, और अगर मैं इसको बेचने जाऊँगा तो अब जो इसका ओनर कहलाएगा वो थर्ड ओनर कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब पहले जो ओनर था उसने नहीं खरीदी थी, मैंने इसको ख़रीदा 2019 में। 2019 में लगभग इसकी जो एज थी वो 6 साल हो चुकी थी। 6 साल के बाद अब मैंने भी इसको 6 साल और चला लिया है, 19 से लेकर 25 तक। तो 19 में इसकी जो वैल्यू थी, वैसे ये LXI है, LXI में इसकी जो वैल्यू थी उस टाइम पर 2,10,000 मुझे पड़ी थी। वैसे तो जो ट्रू वैल्यू से मैं ली थी तो उसकी वैल्यू वो 2.5 लाख बता रहे थे, लेकिन तोड़ते तोड़ते वो इतना टूट चुके थे। और अगर मैं इसको कहीं और लेने जाता या किसी फ्रेंड से लेते या किसी परिचित से लेता तो हो सकता है कि उससे भी कम में मिल जाती, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू वाले जो डीलर रहते हैं, मतलब ब्रोकर रहते हैं, वो थोड़ा महंगा ही बेचते हैं। और उस टाइम पर क्या था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कहाँ से गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं ट्रू वैल्यू पर ही मैंने प्रेफर किया। चलो ये ठीक है, लेकिन आज गाड़ी को लगभग 12-13 साल हो चुके हैं, तो 12-13 साल बाद इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अगर मैं इसको निकालना चाहूँगा तो मैं अपनी कीमत 1.5 लाख रखूँगा, तो 1.5 लाख के बाद क्या इसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? चलो प्राइस छोड़ो, लेकिन ना मैं कमियाँ बताता हूँ कि 13 साल बाद इसमें क्या क्या काम ऐसे हैं जो मुझे अभी करवाने पड़ेंगे, और अगर नहीं करवाता हूँ तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें मुझे आगे चल के मिलेंगी। सबसे पहले अगर मैं इस गाड़ी का बोनट ओपन करके इंजन दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। वैसे इस गाड़ी को मैंने 80,000 किलोमीटर चला लिया है, और 80,000 चलने के बाद इंजन की हालत कुछ ऐसी है। इंजन नॉइस इसका ठीक है, बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो कंप्रेसर का बैरिंग है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, यानी जब मैं AC चलाता हूँ तो बहुत ज़्यादा चू 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 की आवाज़ आती है। एंड अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी होगी तो मैंने वहाँ पर बताया था कि मैंने अपनी गाड़ी का गियर बॉक्स का काम भी करवाया था, वो भी मारुति सुजुकी ऑथराइज सर्विस सेंटर से। लेकिन वहाँ पर भी वो सर्विस सेंटर में उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया, जिस वजह से क्या होता है, जो इसका कोई बैरिंग है, क्लच रिलीज बैरिंग, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। जबकि इंजन के ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स यहाँ चेंज हुए थे, उसके बाद भी पता नहीं वो क्यों नहीं सुधार पाए इस प्रॉब्लम को। चलो अगर मैं इसको सुधारवाने जाता हूँ, ठीक करवाने जाता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर क्लच का काम होगा, क्लच वैसे चेंज होने वाली है, तो 3,500-4 हज़ार तक में हो जाएगी। बैरिंग चेंज कराऊंगा तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 तक का इसका काम हो पाएगा। और अगर कंप्रेसर की बात करूं तो हो सकता है कि कंप्रेसर भी चेंज होना पड़ जाए, वैसे कूलिंग वगैरह अच्छी कर रहा है, लेकिन बैरिंग आवाज़ करे। जब बैरिंग ख़राब होती है तो कंप्रेसर की लाइफ बहुत ज़्यादा घट जाती है। अगर बैरिंग चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो बात हो गई। एंड अब साइड से बात करें तो साइड में गाड़ी के टायर्स रहते हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चली होगी तो टायर गाड़ी के घिसे होंगे, और अगर आप गाड़ी के टायर्स को एक साथ चेंज करवाना चाहते हैं, चारों टायर को, तो यहाँ पर उसका जो खर्चा आएगा लगभग 10 से 12 हज़ार का आएगा। अगर आप MRF का टायर लेते हो तो अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो 2800-2900 की चल रही है, और अगर आप चारों टायर्स लेते हो, लगवाते हो, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, तो 10 से 12 हज़ार का खर्चा यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। ये हो चुकी। अब अगर आप गाड़ी को बहुत ही ख़राब रास्ते में चलाते हैं तो ख़राब रास्ते में क्या होता है, जो गाड़ी के सस्पेंशंस हैं वो बैठ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो जिस वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी प्रॉपर
जर्क नहीं सह पाएगी और इस वजह से गाड़ी की में बहुत सारे पार्ट्स भी डैमेज होंगे इसकी वजह से, और जो कंफर्ट है गाड़ी का वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलो ये तो सस्पेंशन की बात हो गई, लेकिन सस्पेंशन के अलावा भी गाड़ी के अंडर बॉडी में आपको दिख रहा है आर्म वगैरह हैं, और जो बेरिंग है गाड़ी के टायर्स के, ये भी एक समय बाद अपनी लाइफ खो देते हैं। यानी जैसे कि 12-13 साल हो चुके हैं, गाड़ी इतनी चल चुकी है, गाड़ी हर मौसम में चलती है, बरसात में, ठंड में, गर्मी में, तो जिस वजह से क्या होता है गाड़ी के जो बेरिंग्स हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। और अभी फ़िलहाल इस गाड़ी का बेरिंग ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने अगर मैं गाड़ी को और चलाऊँगा तो बेरिंग ख़राब होने के चांसेस भी इसके बढ़ जाएंगे। चलो ये तो साइड से बात हो गई। पीछे, अब पीछे एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे वो मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे कि अगर मैं इसकी डिग्गी ओपन करता हूँ तो डिग्गी ओपन करते साथ ही ये पटाख से ऐसे नीचे आती है। ये वैसे ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसको आप 1800 में भी करवा सकते हो, तो ये खर्चा ज़्यादा में भी आ सकता है, कम में भी आ सकता है। उसके बाद अंदर से बात करें तो जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के हिसाब से आपकी सीट कवर की कंडीशन भी ऐसी हो जाती है। जब गाड़ी के सीट कवर ही ऐसे होंगे तो आप जब इसको चेंज कराएंगे तो चेंज कराने में भी खर्चा आएगा, तो वहाँ भी एक खर्चा मिलेगा। स्टीरियो हो गया, स्पीकर हो गया, ये तो खैर एक्सेसरीज़ में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम और समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं स्टीयरिंग को लेफ़्ट राइट काट रहा हूँ ना, तो एक कट्टे की आवाज़ आ रही है। यानी जो इसका स्टीयरिंग का रॉड है, जो एक्सल हैं, ये भी लगभग जाने वाले हैं। इसके हो सकता है कुछ बेरिंग वगैरह गए हों, कुछ कंपोनेंट गए हों, तो जिस वजह से क्या हो रहा है ये आवाज़ कर रहे हैं। और अगर इसको मैं ठीक नहीं करवाता हूँ तो इसके बाद हो क्या सकता है कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग है, जो रॉड है, वो गाड़ी का ऑटो रोटेशन कम कर दे, ऑफ कर दे, और हो सकता है कि एक समय बाद इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काम करना बंद कर दे। इसलिए ये खर्चा भी मुझे सही कराना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि ये हर गाड़ी में इस एज की बात प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आप गाड़ी रेगुलर यूज़ करते हो तो उस बेसिस पर ही आता है। अब इस गाड़ी को मैं रेगुलर चलाता हूँ डेली 10 से 15 किलोमीटर, तो डेली चलाने के लिए, और माइलेज की बात करें तो माइलेज सिटी के अंदर तो मुझे 12-13 का मिलता है, जो कि बहुत कम है। लेकिन अगर हाईवे की बात करें, हाईवे में इसका जो माइलेज है वो मैं क्लेम करता हूँ 19, और अगर मैं गाड़ी को और अच्छी तरीके से चलाऊँ तो 21, और अगर मैं एसी के साथ थोड़ा सा वही हर गियर को अच्छे से खींच के चलाऊँ तो 17-16 इतना माइलेज मुझे इस गाड़ी में मिलता है। और जैसा कि टाइम चेंज हो रहा है तो इसकी जो आँखें हैं यानी हेडलाइट्स है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी घिस चुकी हैं, तो ये भी बदलवाना पड़ेगा। एक हेडलाइट अप्रॉक्सीमेटली इसकी 1700 से 2000 के बीच में आती है। जब दोनों चेंज कराएंगे तो 4-5 हज़ार तक का इसका भी आ जाएगा। जब आप हेडलाइट चेंज कराओगे तो हो सकता है बल्ब भी आपको चेंज कराने पड़ जाएँ। तो बल्ब्स अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग उसके आते हैं, तो आप उसके प्राइस को वो अलग से देख सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसी गाड़ी लेते जहाँ हो सकता है कि कुछ पेंट वगैरह भी हुआ हो, तो जैसे ये पेंट और ये पैनल आपको दिख रहा है अलग अलग कलर्स में थोड़ा सा, तो ये आपको कलर डिफरेंस मिल सकता है अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, और मेन दिक्कत ये जाएगी जैसे वाइपर्स हो गए, चलो ये तो सस्ते हैं, 400-500 में बदल जाते हैं, लेकिन इसकी जो विंडशील्ड है, अगर किसी ने इसको पेंट किया होगा, पेंट करने का तो कुछ पेंट के स्पॉट्स यहाँ पर रह गए होंगे, तो वो क्या करते हैं, जो सैंड पेपर होते हैं उससे उसको साफ़ करते हैं। जिस वजह से क्या होता है, जिसकी विंडशील्ड है वो स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो नाइट ड्राइविंग है उसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यानी आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की विंडशील्ड में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होंगे तो आपको सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हो सकता है अगर आप इसको चेंज कराओ, तो अगर ऑल्टो 800 ले रहे हो, तो मैंने इसको चेंज कराया था 2021-22 में, तो उस टाइम इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट थी वो 5-5.5 हज़ार की पड़ गई थी। यानी 3.5-4 हज़ार की विंडशील्ड इसकी आई थी। उसके बाद इसका कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, वो मतलब सब मिला के यहाँ पर मेरा जो बिल बना था 5.5 हज़ार का बना था, और ये मैंने इंश्योरेंस से कराया था। और इंश्योरेंस से कैसे कराया था वो आप यहाँ ऊपर जाके वीडियो में देख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने अपनी गाड़ी की कंडीशन बताई है कि मेरी गाड़ी की कंडीशन ऐसी है, इसकी जो ड्राइविंग किलोमीटर्स है वो 80,000 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि अब इस गाड़ी का और कोई लेना चाहता है तो कितने में, यानी इसकी जो गाड़ी की अभी करंटली वैल्यू है वो क्या होगी।
वैसे अगर इंश्योरेंस में आईडी भी देखा जाए तो इसका 50-60 हज़ार इतना ही है। अगर मैं इसको फर्स्ट पार्टी कराता हूँ, कॉम्प्रहेंसिव कराता हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा मिल जाएगा, 90 हज़ार। यानी इतना डिफरेंस इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी में फर्स्ट पार्टी में रहता है इसकी आईडी में। अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया था, अगर हो सकता है तो मैं उसका ऊपर स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप ऐसी कार लेंगे तो जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, तो अगर आप स्क्रैचेस को बनवाने जाते हो, कुछ पैनल्स ऐसे होंगे कि जैसे ये इतने सारे स्क्रैचेस हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गाड़ी ऐसी जगह खड़ी रहती है जहाँ बच्चे खेलते हैं और बच्चे ही मार देते हैं। जैसे कोई चंदन नाम का लड़का, उसने अपना नाम यहाँ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑटो वाला क्रॉस कर रहा था तो ये स्क्रैच मार दिया। यानी हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वो गाड़ी को नुकसान कर देते हैं। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, कितना बोलूँ भाई, नुकसान करना है तो कर लो। अब जब यानी आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसे स्क्रैचेस रहेंगे तो आपको वो भी हटवाना पड़ेगा। और इसका भी कॉस्ट, अगर आप पूरी गाड़ी को पेंट करवाते हो, वो बाहर से भी आप काम करवा सकते हो और कंपनी से भी काम करवा सकते हो। तो ये आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि हाँ आपको कहाँ से काम कराना है। तो ये सारे खर्चे आपको लेके चलने पड़ेंगे अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने चाहते हो। और अगर आपकी बजट ज़्यादा नहीं है और कम बजट में अगर आपको ऐसी गाड़ी मिलती है, उस सिचुएशन में अगर आपको कम बजट में अच्छी गाड़ी मिल जाती है, वो किस्मत के ऊपर रहती है कि किसी की किस्मत अच्छी, किसी की किस्मत बुरी है। अब जैसे मैं ये लेने गया था उस टाइम पर, तो मुझे ये 220 की पड़ी थी, सॉरी 210 की पड़ी थी, जिसमें से 10-12 हज़ार मुझे आरटीओ को देना पड़ गया था फॉर ट्रांसफ़र और जो भी इंश्योरेंस वगैरह था। चलो ये तो हो गया था मेरा काम। लेकिन उसके बाद से अभी तक इन पर्टिकुलर 6 सालों में मैंने कितना इस गाड़ी में खर्चा कर दिया है, वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस गाड़ी के चारों टायर्स को चेंज कराया था। 2 मैंने 3 साल पहले कराए थे और 2 इसी साल कराए थे। तो दोनों का रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा के 10 हज़ार ही मैंने मान लिया। विंडशील्ड मैंने इंश्योरेंस से कराई थी। इंश्योरेंस वालों ने मुझे सिर्फ 3200 रुपये इसका क्लेम दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया कि खर्चा कितना आया था, 5,500 का। और उसके बाद वाइपर ब्लेड वगैरह मैंने बदलवाई थी, हेडलाइट, तो अभी मैंने इसका काम कराया नहीं है। और इसके अलावा इसमें गियर बॉक्स का काम कराया था, जिसमें खर्चा आया था 20,000 समथिंग का। लेकिन उसके अलावा भी मतलब कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो 4-5 हज़ार ऊपर हो जाते हैं, तो ये खर्चा। और मेजर खर्चों की बात करूं, मेजर नहीं, माइनर खर्चे छोटे मोटे, जैसे ये ORVM आफ्टर मार्केट लगाया था, तो ये तो किसी काम का नहीं है, नकली टाइप का है, सस्ता सा 800-900 का लगाया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें हल्का सा मार दूँगा वो टूट के गिर जाएगा। व्हील कवर्स इसके उड़ गए थे, वो मैंने चेंज कराए थे। तो व्हील कवर्स भी ज़्यादा महंगे नहीं, 100-200 के आ जाते हैं, 500 तक के आ जाते हैं। एंड इंजन में इसकी जो रबड़ होती है, यानी बेल्ट होता है उसका, कंप्रेसर का हो गया, अल्टरनेटर का हो गया, ये भी मैंने चेंज कराया था। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ खर्चे मैंने कराए नहीं है, तो यही 50 से 60 हज़ार अगर मैं देखता हूँ, 50-60 हज़ार तो नहीं जाएगा, 40 हज़ार मान के जाते हैं कि इतना खर्चा मैंने इसमें करवा लिया है। और इतना खर्चा 5 सालों में मेरे ख्याल से वर्थ है कि अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेते हो तो इतना खर्चा तो आपको कराना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाई लोगे तो इसमें पहले से कुछ खर्चे होंगे, उसके बाद जब आप चलाओगे तो उसमें भी कुछ खर्चे आपको देखने मिलेंगे। तो इतने खर्चे आपको यहाँ पर कराने पड़ सकते हैं। और अगर अभी आप इस टाइप की कंडीशन में गाड़ी लेते हैं तो यहाँ मैं बताता हूँ, बेयरिंग शायद एक बेयरिंग हो सकता है 1500-2000 का ऐसा चेंज होता हो। अगर आपकी गाड़ी के चारों बेयरिंग चेंज होंगे, चारों ब्रेक शू, ब्रेक पैड वगैरह चेंज होंगे, एक्सल वगैरह चेंज होंगे, क्योंकि ये एक समय बाद ख़राब हो ही जाते हैं। अभी ख़राब नहीं होंगे तो 1-1.5 साल बाद, 6 महीने बाद ये ख़राब हो सकते हैं। और इसके बाद मैंने इंजन का आपको पता है कि इंजन में ये कमी है, तो इंजन को अगर मैं सही करवाने जाता हूँ तो उसमें से 10 से 12 हज़ार का खर्चा उसमें लगेगा। क्योंकि गियर बॉक्स का थोड़ा बहुत काम है, ऑयल पूरा गाड़ी का लीक कर रहा है तो ऑयल सील वगैरह बदलेगी। अंदर के हो सकते हैं कि टेपेट कवर में जो चेन वगैरह रहती है, टाइमिंग चेन वगैरह, वो भी चेंज करने के लिए बोल रहा था मुझे एक मैकेनिक। तो ये सब खर्चे मिला के लगभग अगर मैं देखा जाऊँ तो 25 से 30 हज़ार का खर्चा अभी इस गाड़ी में करवाना पड़ेगा, तब जाके ये गाड़ी मतलब चलने लायक तो अभी भी है, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो सुकून कहते हैं ना कि सुकून से आप चला सकते हो, कि आपको 1-2 साल तक फिर कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, इतना खर्चा आपको कराना पड़ेगा। तो ये था आज की वीडियो में कुछ इस टाइप का। अगर आपको समझ आ गया हो कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या खर्चे करवाने पड़ सकते हैं गाड़ी लेने के बाद भी, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, करते वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।